अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को। ये टॉपिक हमारा चैप्टर 8 की स्लाइड्स के अंदर ही है। चैप्टर 8 का ही ये टॉपिक है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्वाइट लेंथी टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। इसको हम ABCB शॉर्ट फॉर्म में कुछ जगह पर लिखते हैं। So basically activity based costing is a technique that is used for activity cost accounting। कि आप जो एक्टिविटीज करते हैं उनकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उनको वो करने के लिए आप ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि आप कॉस्टिंग कैलकुलेशन वगैरह का काम इसके अंदर देखेंगे। तो आपके पास जो ये कॉस्ट और परफॉर्मेंस होती है एक्टिविटीज की, ये वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप इसको देखते हैं। और क्योंकि जब भी आपने कोई अपनी प्रॉफिट या आपने परफॉर्मेंस बेहतर करनी होती है तो ये ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये देखे कि कितनी चीज़ें जो हैं आपकी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं और कितनी चीज़ें और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ हो रही हैं और किस किस तरीके से आप उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है बिल्ड एन एक्टिविटी मॉडल ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज़, कि आप एक्टिविटीज़ जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनका एक एक्टिविटी मॉडल बना लें ताकि आपको नज़र आए कि एक्टिविटीज़ हैं कौन सी। देन आप एस्टेब्लिश कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मेजर्स, और फिर जो कॉस्ट और परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उनको आप सेट कर लें। देन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, और फिर वो एक्टिविटीज़ जो कि नॉन वैल्यू एडिड है, यानी कि जो आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन का काम नहीं कर रही, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनको फिर निकालें अपने जो एक्टिविटी लिस्ट है उससे। इसके अलावा सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेट करें और स्ट्रीमलाइन करें वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को, यानी कि आपकी जो असल एक्टिविटीज़ जो आपको फ़ायदा देती हैं, जो आपके काम में वैल्यू एडिशन करती हैं, वो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप उनको देखें, उनको सिंप्लीफाई करें, उनको इंटीग्रेट और स्ट्रीमलाइन वगैरह करें, और जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं उनको आप निकालें। देन आप एम्फोसाइज करें रीयूज ऑफ एसेट्स को। ये सबसे अहम चीज़ होती है कि आपके पास जो एसेट्स रीयूज हो सकते हैं, यानी कि एक चीज़ जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है आप उसको रीयूज करें ताकि आपके पास ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो बेहतर हो सके। तो इन 5 जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ डिस्कशन हम इसकी कर लेते हैं कि जब भी आप एक्टिविटी कॉस्ट और परफॉर्मेंस को आप देखते हैं तो फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास जो एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको, वेस्ट इन एक्टिविटीज जो कि वेस्ट हो रही है उसको आप देखते हैं, इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स जो है यानी कि वो चीज़ें जो आपके कॉस्ट आपकी फैक्टर्स बन रही हैं कॉस्ट के अंदर, यानी कि जिनसे आपकी कॉस्ट अफेक्ट हो रही है, जो आपकी कॉस्ट लगा रही हैं फैक्टर्स, आप उनको देखते हैं जिनको हम कॉस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज जो हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उसको देखते हैं, और टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्लान्स आप डिस्कस करते हैं, आप सेट करते हैं, जिससे आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके इन लो कॉस्टिंग। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और इससे ऑफ कोर्स आपकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है, मतलब इफेक्टिवनेस बेहतर होती है, और जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी आपकी है वो बेहतर होती है। तो ये जो हमने स्टेप अभी देखे थे उनको एक दफ़ा ये हम दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इनकी रिफाइंड फॉर्म में ये 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC जिसको हम बोल रहे हैं। ABC स्टेप 1 है कि आप एनालाइज करें एक्टिविटीज़ को, स्टेप 2 है कि आप अपनी कॉस्ट को एनालाइज करें, स्टेप 3 है कि आप इस्टेब्लिश करें मेजर्स, स्टेप 4 है कि आप कैलकुलेट करें एक्टिविटी कॉस्ट को, और स्टेप 5 है कि आप एनालाइज करें अपनी एक्टिविटी कॉस्ट को। तो पहला हम इसमें स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनालाइज एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप अपने पास ये देखें कि एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी, और आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपके पास एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये एक्टिविटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए जो जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि आपकी जो किताब है, बुक है, उसके उसके अंदर जेम्स ब्रिमसन और जेम एंटस आपकी बुक में ये कोट लिखते हैं कि एक्टिविटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, सप्लायर्स, मेथड एंड एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस अ गिवन सर्विस। Activities describe what the enterprise does, that is the way time is spent and the output of the process. अगर ये काम करने के बाद
हम सेकंड स्टेप पे चले, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपने कि कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज हैं वो आपने आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन कर ली। अब अगले स्टेप में अगर आप कॉस्ट को एनालाइज करें तो कॉस्ट इस स्टेप के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट एलिमेंट को हर एक्टिविटी के और हर सब एक्टिविटी के, यानी कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो कितनी कॉस्ट ले रही हैं और उनके अंडर जो सब एक्टिविटीज हैं वो कितनी कॉस्ट ले रही हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करके लिस्ट डाउन कर लेते हैं। देन द कॉस्ट बेसिस दैट इज टू बी यूज्ड इज डिटरमिन्ड, कि वो कॉस्ट जो कि आपकी लग रही है वो आप डिटरमिन कर लेते हैं। इट ट्रेसेस ऑल सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू एक्टिविटीज एंड डिटरमिन टोटल रिसोर्स कंजप्शन बाय एक्टिविटी और सब एक्टिविटी। फिर आप ट्रेस कर लेते हैं कि जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो वाली और जो उनके और जो कॉस्ट कंजप्शन आ रही है आपकी एक्टिविटीज पे और सब एक्टिविटीज पे वो आप वहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। If an exact tracing of cost to activities is not feasible, costs that cannot be directly linked to an activity are allocated in the best way possible। कि अगर आपके पास कोई इस तरह की ट्रेसिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि आप ट्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आप जो बेस्ट पॉसिबल वे में आप जो उसको लिंक कर सकते हैं आप वो लिखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई हार्डवेयर इस तरह का है जो कि आपके सिस्टम में यूज हो रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ हार्डवेयर और यू आर गोइंग टू असेंबल दैट हार्डवेयर, आपको नहीं पता कि उसकी असेंबलिंग में कितनी कॉस्ट आएगी, तो जो आपका बेस्ट पॉसिबल आपको जो लगता है जो उसके नियर भी हो, डायरेक्टली लिंक्ड भी हो उससे, तो वो आप फिर वहां पर मेंशन कर देते हैं। और एक दफा जब कॉस्ट अगर आपको पता हो तो मेजर करना बड़ा इजी हो जाता है। जब वंस द कॉस्ट आर नोन द मेजर्स कैन बी एस्टेब्लिश, तो फिर मेजर्स करना इजी हो जाता है कि आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने मेजर्स को। दूसरे स्टेप में जब आपने कॉस्ट को एनालाइज किया फिर आप एस्टेब्लिश करते हैं अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप 3 के अंदर हम देखेंगे कि इस्टेब्लिश मेजर्स के पहले दो स्टेप के बाद हम इसको देखेंगे यहाँ पर कि मेजर्स जो हैं उनको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्टिविटी मेजर्स एंड परफॉर्मेंस मेजर्स आर डिटरमिन्ड एंड क्लासिफाइड इन दिस स्टेप। एक्टिविटी मेजर इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी। अ परफॉर्मेंस मेजर इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली चीज़ तो वो डिस्कस कर रहा है कि एक्टिविटी मेजर क्या होता है। एक्टिविटी मेजर एक वो मेजर होता है जिसमें हम एक्टिविटी का जो वॉल्यूम होता है वो देखते हैं कि वो एक्टिविटी कितनी बड़ी है, और परफॉर्मेंस मेजर में हमें देखती है कि वो एक्टिविटी किस तरह से बेहतर परफॉर्म हो सकती है। तो इस स्टेप में हम एक्टिविटी के जो मेजर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं। एग्जांपल यहाँ हमें नज़र आ रही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी है पे इनवॉइस, कि हमने पे इनवॉइस करनी है। उसके लिए जो इनपुट है, यानी कि हमने इनवॉइस पे करनी है तो हमारे पास जाहिर बात है इनवॉइस होनी चाहिए, वेंडर इनवॉइस होनी चाहिए कि जो हमें इनवॉइस दे रहा है वो पूरी, उस इनवॉइस को हमने एक्टिविटी किया कि पे किया, और जो आउटपुट आएगा वो वेंडर का चेक होगा। तो इस तरह से, और इसके रिगार्डिंग अगर आप देखें तो इनपुट के गेन क्या जो है वो रिसोर्सेज हैं कि रिसोर्स वो क्या क्या होंगे, लाइक 15 मिनट्स ऑफ क्लर्क टाइम होगा, 3 मिनट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होंगे, 15 स्केल ऑफ स्पेस होगी, फर्नीचर डेप्रिसिएशन होगी, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। फिर सब एक्टिविटीज़ आती हैं इस एक्टिविटी के अंडर, यानी कि अगर आपने पे इनवॉइस करनी है तो उसकी जो सब एक्टिविटीज़ हैं वो आएंगी। फिर जो आउटपुट है तो उसकी जो हमारे पास एक्टिविटी मेजर्स है वो आएंगे। तो आप ये एक एग्जांपल है जो आपको ये शो करती है कि आपने एक्टिविटी मेजर्स क्या होंगे। आगे अगर हम चलें तो चौथे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी कॉस्ट को। सो वंस द एक्टिविटी मेजर हैज़ बीन डिटरमिन्ड, एक्टिविटी मेजर डिटरमिन हो गए, अब द टोटल कॉस्ट फॉर द एक्टिविटी कैन बी देन बी कैलकुलेटेड। तो अब हम उस कॉस्ट की जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। द एलोकेटेड पोर्शन ऑफ द नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट इज एडेड टू द एक्टिविटी कॉस्ट। The sum of each activity cost is multiplied by the activity frequency। ऑफ कोर्स की अगर एक फ्रीक्वेंसी एक जो एक्टिविटी है वो 5 दफ़ा है तो उस एक्टिविटी की कॉस्ट लाइक 200 है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी जो 5 है उससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। इन दिस वे द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्टिविटी इज परफॉर्म रिलेटिव टू द सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ पेरेंट एक्टिविटी टू ऑब्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। और अगर आपने उस एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट निकाली है तो आप ये देखते हैं कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कितनी दफ़ा हुई है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो मेजर होता है इज डिवाइडेड इनटू द टोटल एक्टिविटी कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉस्ट पर एक्टिविटी मेजर। और ये आपको प्रोवाइड करता है कि बेसिस जिसमें आप एक्टिविटी कॉस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम कॉस्ट निकाल ली,
कि हमने देखी कितनी एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से हमने उसकी कॉस्ट निकाली। अब वो कॉस्ट निकालने के बाद हम उस कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। तो इन एनालाइजिंग कॉस्ट द एम्फोसिस इज टू डिसाइड 3 चीज़ों पे हमारा एम्फोसिस रहता है। एक तो ये कि विच एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू, कि वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो हमारे सिस्टम में वैल्यू ऐड कर रही हैं, यानी कि हमारे सिस्टम के लिए अहम है। विच एक्टिविटीज़ इनकर द हाईएस्ट कॉस्ट, और वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिससे हाईएस्ट कॉस्ट आ रही है। एंड व्हाट ड्राइव्स दैट हाई कॉस्ट, और वो जो हाई कॉस्ट आ रही है वो किस वजह से आ रही है हमारे पास, यानी कौन उसको ड्राइव कर रहा है। इस तरह से हम ये मतलब हमने एनालाइज करना है ना कि जो हमारे पास एक कीमत निकल के आई है कि ये कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को हम देख रहे हैं कि उस कॉस्ट में क्या क्या उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे वैल्यू हमारी बढ़ रही है और उनकी अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारा एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी इम्प्रूव हो सकती हैं या माइनस हो सकती हैं, और हम ऑटोमेट करते हैं अपने कॉस्ट ड्राइवर को। हम एनालाइज ही कर रहे हैं एक्टिविटी कॉस्ट को ABC स्टेप 5 में, तो उसे ही कंटिन्यूटी में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटरमिन्ड ड्यूरिंग दिस एनालिसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। ये जो पॉइंट है ये इन सब में से सबसे अहम है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके प्रोजेक्ट में या आपके जो कॉस्ट की किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं और उनकी कॉस्ट आपको फजूल में पड़ रही होती है। जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है और उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है, तो सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जो एक्टिविटीज़ आपके सिस्टम में वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, यानी कि आपके सिस्टम को कोई फ़ायदा नहीं दे रही खास, और उनको नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कहते हैं। और अगर ऐसी एक्टिविटीज़ आपके सिस्टम में हैं तो आपको वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। देन आपने ये देखना है कि उनकी जो कॉस्ट है वो आपको किस तरह से पड़ रही है, क्योंकि उनकी कॉस्ट आपके सिस्टम को नुकसान में लेके जाएगी। सो अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी that may be one that is performed due to non-conformance to standards or policies or used to correct or revise some form of deficiency। ये चीज़ मैंने भी बताई है कि नॉन वैल्यू एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है। So the cost drivers may be responsible for the non-value added activities। non-value added activities introduce non-value added cost। of course जब एक चीज़ आपकी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है तो आपके सिस्टम में जो कॉस्ट ऐड कर रही है वो भी नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट होगी कि उनका कॉस्ट आपको पड़ी है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा उसका आपको। अब अगर हम इसको अल्टरनेटिव एक्टिविटी मेजर्स को देखें, यानी कि फॉर्मिंग एक्टिविटी अल्टरनेटिव्स को अगर हम देखें कि बाद में ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ के अल्टरनेटिव्स को भी देखते हैं कि अल्टरनेटिव्स कंसीडर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस मेड टू वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिविटी मॉडल, कि हम किसी एक्टिविटी मॉडल के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिव अगर हम देखें तो पहला है कि डिफरेंट इनपुट कि कॉस्ट में भी रिड्यूस बाय सिंपलीफाइंग इनपुट और चेंजिंग इनपुट प्रॉपर्टीज व्हाइल रिटेनिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। के बाद ऐसा ऐसे होता है कि अगर हम अपने इनपुट को चेंज करें तो उससे कॉस्ट और हमारे पास इफेक्ट उसमें फर्क आता है, हम कमी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपकी कुछ इनपुट ऐसी है जो आप किसी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर से ले रहे हैं और वो इनपुट आपको आपके रेगुलर कीबोर्ड से भी मिल सकती है। तो अगर आप स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस की इनपुट लेंगे और आप कीबोर्ड से उसकी इनपुट लेंगे, अगर तो ये दोनों पोटेंशियली सेम है तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप इनपुट देखते हैं कि इनपुट किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो आपकी कॉस्ट को बेहतर करे। द सेकंड थिंग इज अ डिफरेंट कंट्रोल कि a revised regulation or specification may relax a process tolerance, thus causing a cost decrease। कि आप कुछ जो रेगुलेशन है स्पेसिफिकेशन को रिलैक्स कर देते हैं कंट्रोल वाइज, तो इसलिए आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा डिफरेंट बाय प्रोडक्ट के बाद दफ़ा आप ये देखते हैं कि किसी कोई बाय प्रोडक्ट तो आपके पास नहीं आ रही, या बाय प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़ है जो कि रीयूज हो सकती हो, तो आप एक चीज़ को जब रीयूज करते हैं लाइक बाय प्रोडक्ट साथ साथ कुछ ऐसी बन रही है जो कि रीयूज हो सकती है तो आप उसको रीयूज करती है और उसके ऑफकोर्स हमारे पास एक जो है वो कॉस्ट बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि इन अ वुड प्रोसेस मिल
The sawdust waste can be used to produce other type of wood products such as in manufacture of particle board। कि आप जब एक आरी से जब हम किसी भी लकड़ी को काटते हैं, एक वुड निकलेंगे, तो वो जो डस्ट से बन जाती है, एक जो लकड़ी का डस्ट बन जाती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट होती है और वो प्रोडक्ट किसी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो सकती है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन रही है एंड दैट कैन बी रीयूज, तो फिर आप उसको रीयूज करते हैं जिससे आपकी कॉस्ट बेहतर होती है। A different mechanism. Sometimes you need to change some mechanism to do a single task। इससे ये होता है कि अगर आप किसी मेथड उसका मैकेनिज्म चेंज करें तो फिर आपके पास कॉस्ट जो होती है वो बेहतर हो जाती है। A different set of activities के बाद दफ़ा आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज ही चेंज करनी पड़ती है। लाइक चेंजिंग एक्टिविटीज कैन एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज ही चेंज कर ली पूरी, तो उससे जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है ना, वो भी समटाइम्स आपके पास जो है वो निकल जाती है और आपकी कॉस्ट बहुत बेहतर हो जाती है। So after doing all these steps, you need to monitor the benefits of all what you have done so far. So उसके लिए आप ये देखते हैं कि आप मॉनिटरिंग करते हैं। Like the result of activity analysis is that activity based costing is an ongoing management tool that compares actual cost to projected cost for continual process improvement। कि आप मॉनिटर करते हो प्रोसेस और उसमें आप ये देखते हैं कि ऑन गोइंग मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं, जिससे ये होता है कि आप ये देखते हैं कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी है और उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, और उसकी एक कंपैरिजन से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। वेरिएंस ट्रैकिंग इज ऑल्सो यूज टू ट्रैक द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक और मेथड होता है जिसको हम वेरिएंस ट्रैकिंग बोलते हैं। उससे भी आप ये देखते हैं कि आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट और आपकी एक्चुअल कॉस्ट में क्या फर्क आ रहा है, और इसको हम टॉलरेंस बैंड भी बोलते हैं। If the results are not within the tolerance band, the alternative should be re-evaluated and perhaps a new improvement opportunity identified। पर अगर आपका ये जो टॉलरेंस बैंड है, जो रिजल्ट्स हैं, ये मतलब टॉलरेंस बैंड में ना आ रही हो रिजल्ट, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस आ रहा हो प्रोजेक्टेड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में, फिर ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को रीएवेलुएट करते हैं, कहीं आपको भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और बाद में ऐसा भी होता है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आइडेंटिफाई आप कर लेते हो। When an activity alternative is selected, कि जब आप किसी एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, it then becomes the new functional baseline for the activity। तो वो एक्टिविटी के लिए नई बेसलाइन बन जाती है। The results in an ongoing re-engineering process for improvement। वर्क फ्लो मॉडल अगर आप देखें तो ये आपको फिगर चैप्टर 8 से ली गई फिगर 8.16 के अंदर शो हो रहा है कि डेटा मैप टू बी यूज फॉर डेरिवेशन ऑफ अ वर्क फ्लो मॉडल। ये आपको एक स्किल का, आपके स्किल, जॉब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय स्किल, आपको यहाँ पे एक वर्क फ्लो जो है मॉडल शो हो रहा है। अब अगर तुम इसको क्लीनली देखें तो इसके अंदर आप जो है वो क्लस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर आपके पास एक पोर्शन है जिसमें जॉब रिलेटेड डाटा, जॉब स्किल रिलेटेड डाटा, और एक आपके पास पोर्शन है जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड डाटा। सो यू कैन मेक टू डिफरेंट क्लस्टर्स। एक क्लस्टर आपका लाइक जो यहाँ पे हाईलाइटेड है वो जॉब स्किल्स का क्लस्टर बन जाएगा एंड अदर वन वुड बी द एम्प्लॉय क्लस्टर। जैसे कि हम यहाँ पे इसको अगर शॉर्ट में देखें तो ये जॉब स्किल मैनेजमेंट का क्लस्टर बन गया जिसके अंदर सारा जॉब स्किल मैनेजमेंट का डाटा है, और एक एम्प्लॉय स्किल मैनेजमेंट है, और ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आखिरी चीज इसकी हम ये देखेंगे कि अगर इसकी हम एक्टिविटी डिकम्पोजिशन करें, लाइक अभी तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि जॉब स्किल मैनेजमेंट और ये सारी डेडिकेशन हम पुरानी यहाँ से आ रही है कि ये जो लाइक हमारे पास सबसे पहले ये था, हमने इसके क्लस्टर बनाए, एक जॉब स्किल का क्लस्टर और एक एम्प्लॉय क्लस्टर। अब जॉब स्किल क्लस्टर को हमने ऐसे शो कर दिया और एम्प्लॉय स्किल मैनेजमेंट को हमने ऐसे शो कर दिया। अब फर्दर इसकी अगर डिकम्पोजिशन करें तो जॉब स्किल क्लस्टर, जॉब स्किल मैनेजमेंट के अंदर है कि डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपेयर एप्लीकेंट स्किल टू जॉब, इंक्रीज जॉब स्किल लेवल, और एम्प्लॉय स्किल मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि डेवलप एम्प्लॉय ट्रेनिंग ब्लॉक, डिटरमिन वर्क असाइनमेंट और डॉक्यूमेंट एडिशनल ट्रेनिंग। अगर इसको हम एक्टिविटी फ्लो चार्ट की तरह से शो करें तो हम इसको इस तरह से फ्लो चार्ट की तरह से भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है आज का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो थी उसको डिस्कस